हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th के टर्म 2 के ज्योग्राफी का सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो उसमें जो दो चैप्टर्स आते हैं उनका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है और इसमें हम लोग प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो फर्स्ट सेक्टर होता है या एग्रीकल्चर वाला, उस सेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उससे फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर इंडिया। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, रिड्यूसेस हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये एग्रीकल्चर पे से बहुत ही ज़्यादा हेवी डिपेंडेंस हटा देता है, क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो तो एक नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है और इसमें जॉब प्रोवाइड होता है लोगों को, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस पे से हेवी डिपेंडेंस हट जाता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ होता है वो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा इनकम भी क्रिएट होता है। अगला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है यानी जो इन इंडस्ट्रीज़ में जो भी गुड्स तैयार होते हैं उनको हम लोग अगर एक्सपेंड करते हैं यानी कि बाहर विदेशों में बेचते हैं तो इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशों का पैसा, जैसे कि डॉलर हो गया। इस टाइप के जितने भी करेंसी है जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आते हैं। वो फॉरेन के लोग हमसे गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। अगला पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री। यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उससे कंट्री को भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिलती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो। सेकेंड है लेबर। थर्ड है कैपिटल यानी कि पैसा। फोर्थ है पावर यानी कि वहाँ पे जो है वो पावर किसके हाथों में है। फोर्थ उसके बाद फिफ्थ है वो है मार्केट, यानी कि मार्केट उस लोकेशन पे से कितनी दूरी पे है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जिस लोकेशन पे हम लोग इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये जो ग्राफ दिया हुआ है इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इनपुट ज़रूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए वो होता है रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स। और जो फैक्टर्स होता है प्रोडक्शन का वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में लाते हैं। फैक्ट्री में हम उसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब हमारे आउटपुट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करके हम उसे मार्केट में भेज देते हैं। और जब हम उसे मार्केट में भेजते हैं तो उससे हमको मनी का इनकम होता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो इसी तरीके से चलता है, यानी कि पहले प्रोडक्ट बनाया, कंपनी में लाया फैक्ट्री में, फिर उसके बाद उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेजता है और उससे वो मनी जनरेट करता है। चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे पहला इंडस्ट्रीज़ है जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वैसा इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो अब वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं चलिए उन्हें देखते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल ETC। यानी ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, यानी एग्रीकल्चरल पे बेस्ड है। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, यानी ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इन सभी में जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल होता है। यानी कि जो खेतों से उपजता है उन मटेरियल्स को हम लोग यूज करके इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़,
दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि वे लोग अपने रॉ मटेरियल्स मिनरल से प्राप्त करते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे पदार्थ जिसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये चीज़ वो मिनरल से प्राप्त करते हैं। और इसकी एग्जांपल है आयरन और स्टील, सीमेंट, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ईटीसी। ये सारे एग्जांपल हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। और जो सबसे पहला इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, यानी ये एकमात्र इंडस्ट्री इंडिया का जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है पूरे वैल्यू चेन के लिए। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी कि रॉ मटेरियल से ले करके जो हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये देता है, इन सभी चीज़ों में ये जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है। इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में यानी जॉब्स देने में, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उनकी अर्निंग्स में भी ये इंडस्ट्री मदद करता है। उसके बाद है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है और ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया का। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है फर्स्ट कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई, यानी कि जो सबसे पहला कॉटन मिल था जिसे इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में वो 1854 में हुआ था। एट प्रेजेंट इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, यानी कि अभी के टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारे कंट्री का। देयर आर अबाउट 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में अभी 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर मेनली कंसनट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो भी कॉटन टेक्सटाइल के मिल हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में है क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन है वो इस टाइप के इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर, यानी कि जो इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं वो हैं मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट इत्यादि। और अदर सेंटर्स जो इसके हैं वो हैं आगरा, कानपुर, हुगली, चेन्नई, मदुरई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ प्रोड्यूस्ड बाई 3 मेथड्स इन इंडिया, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस होते 3 मेथड्स इंडिया में। फर्स्ट है हैंडलूम, सेकेंड है पावर लूम और थर्ड है मिल्स। अब आगे देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स सच एज, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको बहुत सारे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, यानी कि जो अच्छे क्वालिटी के कॉटन हैं उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा कमी होती है। सेकेंड है मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान, यानी कि जो मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया क्योंकि पहले के टाइम में आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, पर जब आज़ादी मिली तो उससे 2 भागों में बांट दिया गया। तो जो मेन एरिया था जहाँ पे कॉटन ग्रो होते थे वो सारे पाकिस्तान के पास चले गए, जिस कारण से अच्छे कॉटन की कमी होने लगी। और जो थर्ड है वो है ओल्ड मशीनरी, यानी कि जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी कि पुराने मशीन हैं। फोर्थ है इरेटिक पावर सप्लाई, यानी कि जो पावर सप्लाई है वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। और जो लास्ट है वो है टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनसे इन्हें टफ कंपटीशन मिलता है, जिससे कि इनकी जो सामान जो ये बनाते हैं जिसे ये बेचते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि लोग सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यानी जो जूट टेक्सटाइल है वो क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, यानी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, यानी जो कच्चा जूट बनता है उसका, और जूट से बना हुआ सामान का। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे कंट्री में 70 जूट मिल्स हैं। उसके बाद है फर्स्ट जूट मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन रिसरा कोलकाता इन 1859, यानी जो सबसे पहला जूट मिल सेटअप जो बनाया गया था वो बना था रिसरा कोलकाता में 1859 में। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर, यानी जो ज़्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो हुगली रिवर्स के बगल में लोकेटेड है इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ का कंडीशन जो है वो इस टाइप के मिल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। जूट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट ईटीसी, यानी जो जूट है उनका इस्तेमाल किया जाता है रोप बनाने में, यानी कि रस्सी बनाने में, बैग्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में। बिहार, यूपी, असम एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो हैव जूट मिल्स, यानी कि जो बिहार है, यूपी है, असम और त्रिपुरा है, इनके पास भी जूट मिल्स हैं।
जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक, यानी जूट इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, यानी जो मेन जूट प्रोड्यूस करने वाले एरिया है यानी जहाँ से ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है वो सारे एरिया बांग्लादेश के अंडर में चले गए हैं। अगला जो है वो है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। थर्ड है डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट ऑन इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जूट की डिमांड बहुत कम हो गई है। और फोर्थ है टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री की तरह ही इन्हें भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। वो है जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली अलॉन्ग हुगली रिवर बिकॉज, यानी कि जो जूट इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादातर हुगली रिवर के पास सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देयर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन ए 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट अलॉन्ग हुगली रिवर, यानी कि 69 जूट मिल्स हैं जो कि लोकेटेड है 2 किलोमीटर के अंदर में हुगली रिवर के पास। दिस एरिया प्रोवाइड्स मेनी फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री, यानी कि ये जो एरिया है ये बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन देता है जो कि इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती है। रॉ जूट इज़ अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यानी रॉ जूट है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, इसलिए जो वेस्ट बंगाल है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। कोल फॉर एनर्जी इज़ ब्रॉड फ्रॉम नियर बाई रानीगंज कोल फील्ड्स, यानी जो कोल चाहिए होता है इस इंडस्ट्री के लिए उसको रानीगंज कोल फील्ड से ले लिया जाता है। थर्ड है वो है हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट, यानी जो हुगली रिवर्स है वो प्रोवाइड करता है पानी जूट को धोने के लिए और उसे साफ़ करने के लिए। अगला पॉइंट है वो है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट, यानी जूट के कल्टीवेशन के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगला पॉइंट है वो है कोलकाता इज़ ए मेट्रो सिटी विच प्रोवाइड्स कैपिटल एंड मार्केट, यानी कोलकाता एक मेट्रो सिटी है जो कि प्रोवाइड करता है कैपिटल और मार्केट, यानी कि पैसा भी प्रोवाइड करता है और मार्केट भी एक देता है। अगला है हुगली रिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स चीप वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हुगली रिवर है वो बहुत ही चीप वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगला है शुगर इंडस्ट्रीज। अर्लियर यूपी एंड बिहार वेयर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यानी कि पहले के टाइम पे यूपी और बिहार जो थे वो शुगर केन के सबसे मेन प्रोड्यूसर थे। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वेयर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली, यानी कि पहले के टाइम पे यूपी और बिहार में ज़्यादा प्रोड्यूस होता था शुगर केन, जिस वजह से ज़्यादातर जो शुगर मिल्स है ये यूपी और बिहार इन्हीं दो स्टेट्स में थे। बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवार्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यानी कि अभी के टाइम पे महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी शुगर मिल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिकॉज, तो उसका हम कारण जानते हैं। सबसे पहला पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़ हायर इन साउदर्न इंडिया, यानी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है शुगर केन का वो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, यानी जो ब्लैक सॉइल है वो शुगर केन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। अगला पॉइंट सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन इज़ हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यानी जो सुक्रोज होता है जो कि शुगर केन में पाया जाता है वो हायर है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर लेस शुगर केन, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादा शुगर हम बना सकते कम शुगर केन से, जिस वजह से जो ये इंडस्ट्रीज़ है वो शिफ्ट हो रहे हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र की तरफ। और अगला पॉइंट है वो है मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन साउदर्न स्टेट, यानी जो मिल्स और मशीन्स है वो साउदर्न स्टेट में नए हैं। न्यू एंड मॉडर्न मशीन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी जो नए मशीन्स है उनसे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज़ लॉन्गर इन साउदर्न स्टेट, यानी क्रशिंग सीजन जो होता है जिसमें शुगर केन को क्रश किया जाता है वो साउदर्न स्टेट में लॉन्गर होता है, यानी कि ज़्यादा समय के लिए होता है। अगला है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन साउदर्न स्टेट्स, यानी जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है वो साउदर्न स्टेट्स में अच्छे से रन कर पाते हैं। अगला जो इंडस्ट्री है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आयरन एंड स्टील इज़ द बेसिक इंडस्ट्री एज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हेवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, यानी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्री है उनको अपने मशीन के लिए आयरन और स्टील की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए हेवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हेवी एंड बल्की इंटेलिंग हेवी ट्रांसपोर्टेशन कोड, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये एक हेवी इंडस्ट्री होता है क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं ये बहुत हेवी होते हैं और बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, जिस कारण से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, यानी कि अभी तक जो इंडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, मतलब कि हमारे कंट्री में आयरन और स्टील की प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा होती है, पर फिर भी हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते अपने फुल पोटेंशियल के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो कोकिंग कॉल है उसकी बहुत ही कम मात्रा में वो अवेलेबल है। अगला पॉइंट, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी जो लेबर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी जो सब एनर्जी की सप्लाई है बहुत ही इरेगुलर है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा पुअर है, जिस वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उसके बाद जो अगला है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया का, यानी मेटल वाली जो इंडस्ट्री है वो सब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल एंड वायर्स, यानी इस इंडस्ट्री का यूज़ होता है एयरक्राफ्ट और यूटेंसिल यानी कि बर्तन, वायर्स यानी कि तार, इन सभी चीज़ों को बनाने में। बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, बॉक्साइट जो है वो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होते हैं इन स्मेल्टर्स में। अब आगे देखते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। द केमिकल इंडस्ट्रीज कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें लार्ज और स्मॉल दोनों टाइप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर, यानी कि जो इसके दो सेक्टर हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर, इन दोनों में रैपिड ग्रोथ दिखा है। तो इनऑर्गेनिक सेक्टर होता है यानी कि जो नॉन लिविंग से बिलोंग करता है, और जो ऑर्गेनिक होता है यानी कि जो लिविंग से बिलोंग करता है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है। अगला इंडस्ट्री है वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो सेंटर्ड है प्रोडक्शन पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, जिसके पास कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटास का। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला ये जो है ये फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के मेन जगह हैं, इसलिए यहाँ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन सभी तरफ ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है वह सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो सीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है उसकी घर को बनाने में, फैक्ट्री को बनाने में, या और भी कोई चीज़ हम बनाते हैं उन सभी चीज़ों में हमको सीमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, यानी कि ये जो इंडस्ट्री होती है इनको बहुत ही बल्की और हेवी रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, यानी ये जो इंडस्ट्री है डील्स करता है ट्रक से, बसेज से, कार से और भी बहुत सारे गाड़ियों से डील करता है। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये लोकेटेड है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और भी जगह पे ये लोकेटेड है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आईटी। तो जो आईटी सेक्टर होता है यानी जो आईटी इंडस्ट्री है वो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स to televisions, telephones, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है ये बहुत ही वाइड रेंज कवर करता है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर सेट जो टेलीविज़न का होता है, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया में। और बेंगलुरु इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो इस इंडस्ट्री का कैपिटल है, यानी कि जो इंडिया में जो इस इंडस्ट्री का कैपिटल जिसे माना जाता है वो है बेंगलुरु। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन फैलता है वो और इन्वायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन होता है वो। तो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी इंडस्ट्री से 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज, यानी कि चारों टाइप के पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज से होता है।
कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके कुछ वे लिखे हैं। सबसे पहला, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट, यानी जो वाटर का जो यूज़ होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे कि हम जो पहले से ही यूज किया हुआ वाटर है उसको रीयूज कर सकते हैं और उसको रिसाइकल कर सकते हैं। सेकेंड, हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, यानी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब चलिए हम अगले चैप्टर को देखते हैं। तो जो अगला चैप्टर है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है उसके क्या क्या लाइफ लाइन्स हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर, यानी किसी भी चीज़ को, गुड्स या फिर सर्विस को अगर हम मूवमेंट कराते हैं यानी उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसके 3 साधन हैं अर्थ पे। लैंड के थ्रू ले जा सकते हैं, वाटर के थ्रू ले जा सकते हैं या फिर एयर यानी कि हवा के थ्रू ले जा सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, और इन्हीं पे बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है उसके पास सब लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, जो कि 54.7 लाख किलोमीटर है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इज मेंशन्ड बिलो, यानी जो इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट का जो कि रेल ट्रांसपोर्ट से ऊपर जा रहा है, किस कारण से जा रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स, यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है यानी कि रोड को बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो बहुत ही कम होता है रेलवे लाइन्स की अपेक्षा, यानी रेलवे लाइन्स को बनाने में हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, रोड्स कैन कवर मोर जियोग्राफिकली हार्डर लोकेशन दैट कैन नॉट बी डन बाय द रेलवेज, यानी रोड है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है रेलवे के मुकाबले। अगला पॉइंट है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड कैन इजिली बिल्ट इन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज, यानी रोड्स है उसको हम लोग बहुत ही ऐसे जगह पे भी बना सकते हैं जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, इन सभी जगह पे भी हम रोड्स को बना सकते हैं, पर उन सभी जगह पे हम रेलवेज़ को नहीं बना सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि दरवाजे तक रोड जो ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू हम जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स, यानी जो रोड्स है उससे हमें लिंक मिलता है रेलवे स्टेशन, एयर और सी पोर्ट, यानी इन सभी चीज़ों को रोड्स के थ्रू जोड़ा जा सकता है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेज, यानी इंडिया में 6 क्लासेज में जो रोड्स को क्वालिफाई किया गया है उनके कैपेसिटी के हिसाब से, वो है लेटरल सुपर हाईवेज, यानी कि जो बड़े बड़े हाईवेज है वो, नेशनल हाईवे जैसे कि एनएच करके जो होता है, NH7, NH8, ये जो होते हैं नेशनल हाईवेज। उसके बाद थर्ड है स्टेट हाईवेज, यानी जो स्टेट किसी भी राज्य के जो हाईवेज होते हैं वो। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, यानी वैसे रोड जो कि डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं रोड्स को, यानी गाँवों को जो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं। बॉर्डर रोड्स, यानी वैसे रोड जो बॉर्डर पे होते हैं। और अदर रोड्स, यानी कि जो कच्चे पक्के जो रोड्स होते हैं, यानी कि जो गाँवों में पाए जाते हैं, गली होते हैं, वो सारे रोड्स। Railways are the principal mode of transportation for carrying huge loads and bulky रोड गुड्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस इन इंडिया, यानी जो रेलवे है वो बहुत प्रिंसिपल मोड है जिससे कि हम बहुत ही ह्यूज लोड यानी कि जो भारी और बहुत ही ज़्यादा लोड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। रेलवे है बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन इंडियाज़ इकोनॉमी, यानी कि जो रेलवे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद है However, the rail transport suffers from certain problems as well as which are mentioned below, यानी जो रेल ट्रांसपोर्ट है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है जो कि नीचे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज़ रिक्वायर्ड अक्रॉस रिवर, यानी जो रिवर्स हैं उनके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा बहुत सारे ब्रिज का। वाइड बेड्स फॉर लेइंग डाउन द रेलवे लाइन्स, यानी कि बहुत ही चौड़े जो ब्रिज है वो बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम उसके ऊपर रेलवे लाइन्स बना सकें। इन द हिली टेरियंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, यानी जो हिली एरिया होता है उसमें जो रेलवे ट्रैक्स है उनको ले जाया जाता है लो हिल्स के थ्रू, गैप्स और टनल्स के थ्रू। द हिमालयाज माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हाइएस्ट एलिवेशन पॉइंट्स इन द सर्फेस, यानी जो हिमालयाज के जो माउंटेन्स हैं उनमें रेलवे नहीं बन पाते हैं, यानी कि रेलवे लाइन्स नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो एलिवेशन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो भी पहाड़ होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, तो इस पे जो रेलवे है उस रेलवे लाइन्स को बना पाना बहुत ही मुश्किल है। अगला पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन सैंडी प्लेन्स, यानी जो सैंडी प्लेन्स होते हैं यानी कि जो डेजर्ट होते हैं उन सभी जगहों पे रेलवे लाइन्स का बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगला जो मेथड है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइन नेटवर्क्स यूज्ड पाइप्स, यानी जो पाइपलाइन नेटवर्क होता है उसमें पाइप का यूज़ करते हैं और पाइप के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्लूइड्स को। दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, यानी इनका यूज़ होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस, इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइंस की मदद लेनी पड़ती है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, यानी सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पाइपलाइन के थ्रू जब उसे हम पिघला देते हैं। देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, यानी हमारे कंट्री में 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, यानी जो ऑयल फील्ड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है असम टू कानपुर, उसके बाद सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, और फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर और इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है जो है वो है वाटरवेज। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो वाटरवेज है वो बहुत ही चीपेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता तरीका वो वाटरवेज है। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की लोड्स, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा भारी और हेवी जो गुड्स होते हैं यानी जो सामान होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ ए फुल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे कि जो एयर पोल्यूशन होता है ये सारी चीज़ नहीं होते हैं और जिस वजह से ये बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। मेजर सी पोर्ट्स जो इंडिया में है उनके बारे में पढ़ते हैं। इंडियाज़ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज़ कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स, यानी जो इंडियाज़ का जो ट्रेड होता है फॉरेन कंट्रीज से वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, और 2 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, और उनके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है वो कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जो कांडला नाम का एक पोर्ट है जो कि इंडिया में ही है कच्छ में, वो फर्स्ट पोर्ट है जो कि बना था इंडिपेंडेंस के बाद, और इसे जाना जाता है दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी। उसके बाद है मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर, यानी जो मुंबई है वो सबसे बड़ा पोर्ट है। उसके बाद है मारमागाओ पोर्ट गोवा का, वो आयरन की एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद है कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, यानी जो कोची है वो साउथ वेस्टर्न पोर्ट है जो कि लैगून के इंट्रेंस पे ही है। और उसके बाद ट्यूटिकोरिन पोर्ट है जो कि सिचुएटेड है साउथ ईस्ट में। उसके बाद जो है वो है एयरवेज। द एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मोस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो एयरवेज है वो सबसे ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मोड होता है ट्रांसपोर्ट का। और जो एयर ट्रैवल होता है उससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे एरिया में हम जल्दी पहुंच सकते हैं आसानी से, जैसे कि हाई माउंटेन वाले एरिया पे, डिज़र्ट्स वाले एरिया पे, या फिर घने फॉरेस्ट में, और जो लॉन्ग ओशियंस होते हैं उन सभी में। एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसको नेशनलाइज किया गया था 1953 में। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विस, यानी जो एयर इंडिया है वो प्रोवाइड कराती है डोमेस्टिक, यानी कि जो देश के अंदर ही जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, यानी कि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, ऐसे करके जो भी जो एयर में जो एयरप्लेन उड़ते हैं वो एयर इंडिया प्रोवाइड कराती है, तो इन्हें डोमेस्टिक कहते हैं। और जो इंटरनेशनल सर्विस होता है जैसे कि यहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे इंटरनेशनल एयर सर्विसेज हैं। उसके बाद है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज, यानी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो हेलीकॉप्टर सर्विस को प्रोवाइड करता है। एंड टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन, यानी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है इनको ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है। बट एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, यानी जो एयर ट्रैवल है यानी कि जो हवा से जो लोग का आना जाना है वो कॉमन पीपल के रीच में नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत होता है वो। द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया आर टेलीविज़न, रेडियो प्रेस एंड फिल्म्स ETC, यानी जो मेजर कम्युनिकेशन के जो साधन है इंडिया में वो टेलीविज़न है, रेडियो प्रेस है, फिल्म्स है और ये सभी। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो कोई पार्सल होता है इसको भी ये मैनेज करता है, और जो पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशन होता है उसको भी ये मैनेज करता है। तो इसी के साथ ये जो है दोनों चैप्टर समाप्त होता है, और जो टर्म 2 है ज्योग्राफी का वो भी 10th क्लास का समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।